तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो पे। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और प्राचीन इतिहास के साथ साथ हम पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट में एक लाइक ज़रूर से कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास का वर्गीकरण देखेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले इतिहास का वर्गीकरण देखेंगे। और इतिहास का वर्गीकरण साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर अवशेषों के आधार पर हम इतिहास के वर्गीकरण को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले पर है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात इसका कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसका उदाहरण है पाषाण काल। तो जो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है उनमें से एक है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है और इसके उदाहरण है पाषाण काल। पाषाण काल इसका उदाहरण है प्राग ऐतिहासिक काल का। तो अगर आपको कभी एग्ज़ाम में आता है कि जो पाषाण काल है वह किस काल का उदाहरण है, तो यह प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण है, क्योंकि इसका कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं और आगे हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब इसका लिखित प्रमाण है लेकिन अभी तक लिखित प्रमाण को पढ़ा नहीं जा सका है। जो इसकी लिपि है, जो भाषा है, वो अभी तक हमें समझ नहीं आ पाई है और इसका लिखित प्रमाण है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो चित्र मिले हैं, जो लिपि मिली है, जो लिखावट है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे मोहरों पर जो लिखावट है, मोहरें मिली है सिंधु घाटी की सभ्यता से, उस पर जो भी लिखा हुआ है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका मतलब इसके लिखित प्रमाण तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उस पर क्या लिखा है इसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। तो ये तो हो गई आद्य ऐतिहासिक काल की बात। तो अब हम आगे देखते हैं तीसरा भाग। प्राचीन भारत के इतिहास का तीसरा भाग है प्राग ऐतिहासिक काल। इसका लिखित प्रमाण भी उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल का लिखित प्रमाण भी है हमारे पास और इसे पढ़ा भी जा सकता है। उदाहरण है इसका वैदिक काल। वैदिक काल इसका एक उदाहरण है। जैसे वैदिक काल में जो वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, इन्हें पढ़ा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। वैदिक काल को ऐतिहासिक काल में इसलिए रखा गया है। तो ये तो हो गई बात प्राचीन भारत के इतिहास के वर्गीकरण की। अब हम बात करते हैं पाषाण काल की। तो ये जो पाषाण काल है, यहाँ पर देखिए पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो पाषाण काल है उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। 3 भागों में पाषाण काल को भी विभाजित किया गया है। यहाँ पर ये नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो ये पाषाण काल का वर्गीकरण है, ये जो पाषाण काल का जो वर्गीकरण किया गया है, ये समय के आधार पर नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा पाषाण काल हुआ, फिर मध्य पाषाण काल हुआ, फिर नव पाषाण काल हुआ। ऐसे समय के आधार पर इसे विभाजित नहीं किया गया है। जो पत्थरों के आकार के आधार पर इसका विभाजन किया गया है पाषाण काल का। तो चलिए देखते हैं आगे पाषाण काल के बारे में डिटेल में जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल, अगर हम इसके समय की बात करें तो इसका समय है 5 लाख से 10,000 BC तक का पूरा पाषाण काल का समय है। और यहाँ पर मनुष्य जो था वो शिकारी और खाद्य संग्राहक था। यहाँ पर मनुष्य शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। फ्लैग तकनीकों के हथियारों का प्रयोग किया गया है कहाँ पर? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में
फ्लैग तकनीक के हथियारों का प्रयोग किया गया है। पत्थर के बड़े और भद्दे औजारों का उपयोग यहाँ पर किया गया है। पूरा पाषाण काल में जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग पूरा पाषाण काल में किया गया है। और जो पाषाण काल में पूरा पाषाण काल में पहली बार शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे, वो भी पटने महाराष्ट्र से। ये पटना नहीं, पटने महाराष्ट्र लिखा हुआ है। पटने महाराष्ट्र से पहली बार शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में आया है, इसलिए आईएमपी है, इसे भी अच्छे से याद कर लेना कि पहली बार शुतुरमुर्ग के अंडे पटने महाराष्ट्र से मिले थे। और कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि ये किस काल से संबंधित है। जो शुतुरमुर्ग के अंडे पहली बार महाराष्ट्र में मिले थे वो किस काल से संबंधित है, तो यह पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पैलियोलिथिक एज से ये संबंधित है। तो जो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं वो कहाँ से मिले हैं? पटने महाराष्ट्र से। ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो पटने है ये महाराष्ट्र में है। ये भी याद रखना कि ये किस राज्य में स्थित है। कभी अगर यह आया एग्जाम में कि जो शुतुरमुर्ग के अंडे पटने से मिले हैं वो किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है ये महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख पूरा पाषाण काल के स्थल हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोहन घाटी की। सोहन घाटी जो पंजाब पाकिस्तान में है, यहाँ से प्रारंभिक कुल्हाड़ियाँ मिली थी। पूरा पाषाण काल के जो औजार मिले थे, जो कुल्हाड़ी मिली थी, वो यहाँ पर मिली थी सोहन घाटी में। तो सोहन घाटी में जो प्रारंभिक कुल्हाड़ियाँ औजार मिले थे पूरा पाषाण काल के, वो सोहन घाटी में मिले थे। इसलिए यह एक पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल है। अब दूसरी बात करते हैं हम। अगला जो स्थल है वो है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको ये राज्य भी याद रखना है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है। गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो गुफाएं हैं वहाँ पर शैल चित्र मिले हैं, इसलिए यह एक प्रसिद्ध प्रमुख पूरा पाषाण काल का स्थल माना गया है। तो भीमबेटका भी एक प्रमुख पूरा पाषाण काल का स्थल है। और भीमबेटका की खोज, ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका की खोज वीएस वाकणकर ने की थी। वीएस वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की थी। ये प्रश्न, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है ये भी कि भीमबेटका की खोज किसने की थी? वीएस वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की थी। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला जो स्थल है पूरा पाषाण काल का वो है वेलन घाटी। वेलन घाटी उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। आपको ये राज्यों को भी हमेशा याद रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि वेलन घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। यहाँ से पशुओं के अवशेष मिले हैं। पशुओं के जो अवशेष है वो यहाँ से मिले हैं पूरा पाषाण काल में। आपको ये भी याद रखना है। तो इन तीनों स्थलों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर कभी ऐसा पूछा गया कि सोहन घाटी किस काल से संबंधित है, तो ये किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पूरा पाषाण काल से सोहन घाटी संबंधित है। भीमबेटका और वेलन घाटी भी पूरा पाषाण काल की ही है, पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है। और भीमबेटका की खोज किसने की? वीएस वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, मध्य पाषाण काल की हम बात करते हैं। तो मध्य पाषाण काल में भी पत्थरों का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन जो सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, थोड़े मध्यम आकार के जो पूरा पाषाण काल है उसकी तुलना में थोड़े छोटे पत्थरों का यहाँ पर औजारों के रूप में प्रयोग किया गया है। इसकी समय की बात करें तो 10,000 से लेकर 7,000 BC तक का इसका समय था। सूक्ष्म पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया है। तो मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म हुई, जिससे वनस्पति में वृद्धि हुई थी मध्य पाषाण काल में। और यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हुई। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। ये भी कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि किस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, तो मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक एज में पशुपालन की शुरुआत हुई। इसे भी आपको याद रखना है। और आग के व्यापक प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में आग के व्यापक प्रयोग के प्रमाण मिले, यहाँ पर कुछ अवशेष मिले। लेकिन ये सब चीज़ें तो अब ज़्यादा आती नहीं है एग्ज़ाम में कि आग की खोज कब हुई, पहिए की खोज कब हुई। लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर लिख दिया है,
अब ये भी याद रखना है कि आग के व्यापक प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल में। तो ये यहाँ पर मध्य पाषाण काल की जानकारी है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका रिवीजन कर लेना। अभी मेरा टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगा बिल्कुल फ्री में, लेकिन अभी आप रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए वीडियो को रोक के। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, पशुपालन की शुरुआत तो हमने देख ली मध्य पाषाण काल में हुई, लेकिन जो पशुपालन के प्रथम अवशेष है, साक्ष्य है, वो कहाँ पर मिले हैं ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य है वो बागोर राजस्थान से मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? बागोर राजस्थान से मिले हैं। भारत में पशुपालन का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण साक्ष्य यहीं से मिला है। कहाँ से? बागोर राजस्थान से। इसके अलावा आदमगढ़ MP से भी महत्वपूर्ण पशुपालन स्थल है। जो आदमगढ़ है वह भी पशुपालन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। तो ये कहाँ पर है? आदमगढ़ MP मध्य प्रदेश में है, इसको भी आपको याद रखना है। तो बागोर राजस्थान में पहली बार पशु को पालतू बनाया गया था। कहाँ पर? बागोर राजस्थान में पहली बार पशु को पालतू कहाँ बनाया गया था? बागोर राजस्थान में। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जो शैल चित्र होते हैं, जो भीमबेटिका में मिले हैं शैल चित्र, जो भारत में शैल चित्रों की खोज सबसे पहले आर्चीबाल्ड कैंपबेल ने की थी। आर्चीबाल्ड कैंपबेल ने भारत में शैल चित्रों की खोज सबसे पहले की थी। ये जानकारी भी आपको याद रखनी है, कभी एग्जाम में पूछा गया तो आप बता सकते हैं कि भारत में शैल चित्रों की खोज सबसे पहले आर्चीबाल्ड कैंपबेल ने की थी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि भारत में पशुपालन का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिला? बागोर राजस्थान से मिला। और इसके अलावा और कहाँ से मिला? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला। और जो शैल चित्रों की खोज भारत में सबसे पहले आर्चीबाल्ड कैंपबेल ने की थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं नवपाषाण काल के बारे में, नियोलिथिक एज के बारे में अब हम जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके समय की। नवपाषाण काल का समय 7000 से 3000 BC तक का है, जो नवपाषाण काल का समय है। तो नवपाषाण काल का समय 7000 से 3000 BC तक का है, नियोलिथिक एज का। और यहाँ पर जो मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर यह भी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य ने कृषि करना कब शुरू किया था। तो नवपाषाण काल से मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था। स्थायी आवास की शुरुआत कर दी थी, मनुष्य ने स्थायी आवास की शुरुआत कर दी थी। और पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। ये आपको याद रखना है। वैसे तो ज़्यादा बार ये पूछा नहीं जाता कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, लेकिन आपको याद रखना है कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। और पालतू जानवर के रूप में कुत्ते को अपनाया गया। पालतू जानवर के रूप में किसे अपनाया गया? कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में अपनाया गया था नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर ये नवपाषाण काल की जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था? नवपाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल है, उससे थोड़े एडवांस पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर अच्छे नुकीले पत्थरों का, नुकीले औजारों का प्रयोग किया गया नवपाषाण काल में। यहाँ पर पत्थर थोड़े एडवांस पत्थरों का प्रयोग किया गया है मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल की अपेक्षा में। तो अब आगे देखते हैं नवपाषाण काल की विशेषताएं। नवपाषाण काल की विशेषताएं अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेहरगढ़ की। यहाँ पर मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। यहाँ से फसलों और घरों के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। यह आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, यहाँ से फसलों और घरों के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं नवपाषाण काल से। जो मेहरगढ़ है वो किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हम बात करते हैं बुर्जहोम की। बुर्जहोम यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। बुर्जहोम में कश्मीर में पड़ता है। बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम स्थित है। यहाँ पर मालिक के साथ, ध्यान दीजिएगा, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं बुर्जहोम से। यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, पशु को दफनाया गया था मालिक के साथ। तो कभी अगर आपके एग्जाम में आता है कि मालिक के साथ जो कुत्ते को, पशु को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कश्मीर से मिले हैं। बुर्जहोम कश्मीर से मिले हैं, बुर्जहोम से मिले हैं।
तो एक बात और याद रखना कि जो बुर्ज होम है ये नवपाषाण काल से संबंधित है। बुर्ज होम नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हम बात करते हैं जो मिट्टी के बर्तन हैं। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के पहिए का प्रयोग करके बनाए गए थे, जिसे मृदभांड का कहते हैं, पोट्री कहते हैं, इसका निर्माण हुआ। और जो बुर्ज होम और मेहरगढ़ है ये किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। और जो मालिक के साथ पशु को दफनाने के जो प्रमाण या अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। और बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान में पड़ता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल की अब हम बात करते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये तांबा है, तांबा मनुष्यों द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु है। ये याद रखना, वस्तु नहीं धातु। मनुष्य द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसको याद रखना कि तांबे को सबसे पहले मनुष्य ने खोज की थी। मानव ने सबसे पहले तांबे की खोज की थी। तांबा सबसे पहली धातु है, मानव द्वारा खोजी गई। अब और अगर हम आगे बात करें तो पत्थर और तांबे का एक साथ प्रयोग किया गया ताम्रपाषाण काल में। मुख्यतः ग्रामीण समुदाय से थे। मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घरों के फर्श के नीचे दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में मृतकों को जो अस्थि कलश होते हैं उसमें रखकर घर के फर्श के नीचे दफनाते थे ताम्रपाषाण काल में। तो ताम्रपाषाण काल में बस आपको ये याद रखना है कि जो मनुष्य द्वारा पहली खोजी गई धातु वह तांबा है और मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घर के फर्श में के नीचे ताम्रपाषाण काल में दफनाया जाता था। तो अब हम आगे देखेंगे ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो सभ्यता है उनके बारे में। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, चिरांद है एक नगरी है चिरांद, वहाँ से हड्डी के बने हथियार मिले हैं। हड्डी के बने हथियार चिरांद से मिले थे। यह भी नवपाषाण काल से संबंधित जगह है। मैं आपको यहाँ पर बताया नहीं मैंने, तो आपको बता दूं कि नवपाषाण काल से संबंधित एक जगह है चिरांद। चिरांद में हड्डी के बने हथियार मिले थे। तो ये आपको याद रखना है, चिरांद भी नवपाषाण काल से संबंधित है और हड्डियों के बने हथियार चिरांद से मिले थे। बस आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ताम्रपाषाण काल के बारे में हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली संस्कृति है आहड़ संस्कृति। यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। यहाँ की मतलब यहाँ पर स्थित थी और तांबे की अधिकता के कारण ताम्बवती कहा गया है आहड़ संस्कृति को। इसकी विशेषता यह है कि तांबे की अधिकता थी यहाँ पर, इसलिए इसे ताम्बवती कहा गया है आहड़ संस्कृति को। दूसरी जो संस्कृति है यह भी एक इम्पोर्टेंट संस्कृति है, कायथा संस्कृति। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश से संबंधित है। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश से संबंधित है। मजबूत मृदभांड शैली, यहाँ पर जो बर्तन मिट्टी के बनाए जाते थे वहाँ पर ये मजबूत बनाए जाते थे। ताम्रपाषाण काल से संबंधित ये संस्कृति है कायथा संस्कृति। और अगर हम आगे बात करें तो यह है जारवे संस्कृति। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जारवे संस्कृति ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। जारवे संस्कृति यह आपको एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जो जारवे संस्कृति है वो किस काल से संबंधित है? तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। और ये कहाँ पर स्थित थी? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र से संबंधित है। जो जारवे संस्कृति है महाराष्ट्र से। और अगर हम इसके जो कहाँ पर थी ये महाराष्ट्र में, तो दैमाबाद और इनाम गांव इसके मुख्य स्थल है जारवे संस्कृति के। तो ये जो दैमाबाद है और इनाम गांव है वो जारवे संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। और एक और संस्कृति है जो है सवालदा संस्कृति। सवालदा संस्कृति जो पश्चिमी महाराष्ट्र से संबंधित है। ये भी महाराष्ट्र से है क्षेत्र इसका, लेकिन पश्चिमी महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में थी, पश्चिमी महाराष्ट्र में, और प्रारंभिक कृषि समुदाय का केंद्र थी। ये जो सवालदा संस्कृति थी इसकी विशेषता ये है कि ये प्रारंभिक कृषि समुदाय का केंद्र थी। अब हम आगे बात करें तो हमने ताम्रपाषाण काल से संबंधित जितनी भी संस्कृतियाँ थी प्रमुख उसके बारे में देख लिया है।
उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। बस आपको अब क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आने वाली मेरी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उससे पहले भी आपको इसका एक बार रिवीजन कर लेना है। तो मैंने आपको प्राचीन इतिहास के जो वर्गीकरण था उसके बारे में सब बता दिया। प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और जो ऐतिहासिक काल था उसके बारे में बता दिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो नव पाषाण काल था उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। और ताम्र पाषाण काल से संबंधित जो संस्कृति थी उसके बारे में भी हमने आज के वीडियो में पूरी चर्चा की। धन्यवाद। अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो बुर्ज़होम है, ये मैंने आपको बोला था कि बुर्ज़होम किस राज्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से बुर्ज़होम संबंधित है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपको जब भी मेरा वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।